Hello guys, you are most welcome in your SS classes. Today we will discuss about the chemistry chapter number 4, which is the atomic structure. This is the part 2. In this video we will learn about the atomic number, mass number, what is the element, what is the compound, and some other topic which is related to the atomic structure. So before that I am going to start the chapter. I tell you that if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon so that you can be updated about my new upcoming videos. So let us start the videos without wasting any time. So first हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन ज़रा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते तो आप लोग के माइंड में रहेगा. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखिए मैंने क्या बताया था कल आपको कि एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर. ठीक है. एटम का वो नंबर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है. सो यहाँ पर सिंपल सी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जेड. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से. एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. ये बात तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल भी डिलाइजेबल होता है, मतलब उसका जो होता है कोई वैल्यू काउंट नहीं होती है, उसका कोई वेट नहीं होता है, इसलिए हम उसमें एटॉमिक नंबर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. तो सिंपल सी एटॉमिक नंबर हम लोग जो फाइंड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है. उनमें क्या होता है कि वो डिसेलेबल होते हैं कि उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी होता है उसके वेट को हम लोग मेज़र नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई वेट नहीं होता उसका इलेक्ट्रॉन का. सो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं. तो एटॉमिक नंबर की सिंपल सी डिफिनेशन हो जाएगी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, उसके एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है, जो एटम है उसमें कंटेन है ओनली 1 प्रोटॉन. सो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट था, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा. इज दैट क्लियर. फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. हीलियम एटम का हमने न्यूक्लियस ले लिया, उसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट थे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा. ठीक है. सिंपल सी बात है इसमें. तो चलिए इतना ही था, आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर. तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक नंबर शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड. एटॉमिक नंबर को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में. अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की. ठीक है. एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने देखा कि ये वाला जो देखिए ये हमारा क्या है, कोई एटम है. ठीक है. सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच वाला जो बात प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को क्या मैंने बताया कि वो निलाजिबल मास है, मतलब उनका कोई वजन नहीं होता, इसलिए हम उसे काउंट भी नहीं करेंगे. सो जब हमें यहाँ पे एटॉमिक मास निकालना होगा तो एटॉमिक मास का टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा. अब देखिए ये कोई एटम है, तो यहाँ पर तो प्रोटॉन भी आ रहे, न्यूट्रॉन भी हो रहे, इलेक्ट्रॉन भी आ रहे. तो हमें एटॉमिक मास, इस एटम का मास पता करना है, वजन पता करना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं. बट पहले ही मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निलिजिबल है, इनका कोई मास नहीं है, कोई वजन ही नहीं है. जब कोई भारी नहीं है तो इनको हम लोग जोड़ करके क्या करेंगे, जब इनका कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल निलिजिबल कर देंगे. सिंपल सी हमें क्या बचेंगे, तो फिर जब इसमें क्या बचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कोई भारी नहीं है तो क्या बचा अंदर, प्रोटॉन बचे और न्यूट्रॉन बचे. तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से. सो ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इतनी बात समझ में आ गई आपको. ठीक है. सो अब बात करते हैं शेल की. आप लोग की बुक में शेल है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, तो आपको बुक में अच्छे समझ में आ जाएगा. सो देखिए
कोई भी जो भी ये एटम है हमारा, उसमें शेल भी है ना, न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर जो ये अराउंड है उसे क्या बोल रहे हैं, शेल बोल रहे हैं या फिर ऑर्बिट बोल रहे हैं। ये मैंने पहले टॉपिक में बता दिया गया था कि इसके बाहर जो ये चक्कर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो शेल जो होते हैं, नंबर ऑफ शेल जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नंबर ऑफ एन से प्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 होते हैं। और इनको लेटर में हम लोग के एल एम एन से शो करते हैं, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन, इससे शो करते हैं। सो ये जो ऑर्बिट्स और शेल होते हैं, इनको हम लोग एनर्जी लेवल और शेल भी बोल सकते हैं। इसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो के शेल होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये वाला हमारा पार्ट है, न्यूक्लियस वाला। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर वाला, जस्ट बाहर वाला कौन सा शेल होगा, के शेल। उसके बाहर वाला, के शेल के बाहर वाला एल शेल, उसके बाहर वाला एम शेल, और सबसे बाहर वाला क्या है, एन शेल। तो यहाँ पर जो है एनर्जी लेवल जो है वो डिवाइडेड होता है। तो सबसे न्यूक्लियस के बाहर जो शेल है वो के शेल है, इसका मतलब वो एनर्जी लेवल उसमें क्या है, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल वाला है तो एनर्जी लेवल उसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल थर्ड। एंड ये वाला क्या है, जो सबसे लास्ट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 1 2 3 4। तो अब क्या है, अगर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हों, अरेंजमेंट, इसका मतलब मैं बता रही हूँ कि आप फर्स्ट सेकंड शेल का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल का मतलब क्या है। मान लीजिए आप लोग के जो क्लास है, ये आप लोग की क्लास है। सो आप लोग की बेंच का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से कुछ होता है ना, इस बैच में ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट है। तो टीचर अगर यहाँ बैठा है और उसे बच्चे से बात करनी है, तो अगर उसे बात करनी है फर्स्ट बेंच पर बैठे वाले बच्चे से, तो वो तो टीचर के ज़्यादा करीब है, तो टीचर को उससे ज़्यादा बात करने में एनर्जी लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि वो बच्चा उस टीचर के ज़्यादा करीब है, फर्स्ट बेंच वाला बच्चा ज़्यादा करीब है। बट अगर मैं बात करूँ लास्ट बेंच की, तो वहाँ पर टीचर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि भैया वो तो लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, टीचर से इतना दूर है, तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो वही खेल होता है यहाँ पर भी। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही खेल होता है कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो के शेल से निकलेगा उसमें कम एनर्जी लगेगी, जो एल से होगा तो उसे ज़्यादा लगेगी। जितना दूरी बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती जाएगी। सो सिंपल सी बात है, ये मतलब हम लोग करते हैं। सो सेकेंड एनर्जी शेल को हम लोग एल शेल बोलेंगे, एज हायर एनर्जी शेल जो होती है के शेल, एंड सो ऑन। इस तरीके से शेल एनर्जी बदलती रहती है। सो नाउ हम लोग आते हैं अपनी बुक पे। सो देखिए बुक में आपके क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर बता दिया और मास नंबर बता दिया। अब यहाँ पर देखिए वही है, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए एक बात एक और पता होना चाहिए आपको कि जो के शेल होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जा सकते हैं। एल जो शेल होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एम शेल जो होती है उसमें जो है मेनली 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और ये जो हमारी एन शेल होती है उसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सो ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें। सो यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन जो है उसमें कितने एटम हैं, 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला शेल हमारा क्या है, के है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। एंड उसके बाद एल है, तो एल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या भी 8 हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गई, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई, 8 हो गई। सो यहाँ पर इसका अरेंजमेंट देखिए ऑक्सीजन एटम का, ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये वाली कौन सी शेल है, ये वाली के शेल है ना, के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 फिल है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को माइनस चार्ज से शो किया गया है, तो कोई भी आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। फिर देखिए उसके बाहर वाली शेल जो है वो क्या है, कौन सी शेल है, एल शेल है। मैंने बताया कि इसके शेल के शेल के बाद जो शेल आएगी वो क्या होगी, एल शेल होगी, और इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 ही हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल जस्ट सेम यहाँ पर सोडियम का दिया हुआ है। सोडियम का कितना है, 11 होता है एटम का। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है।
सो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आगे क्लास में जाके पढ़ना है। अभी आप लोग को सिंपल ये याद करना है कि इसका क्या है, सोडियम का एटम नंबर क्या है, 11 है। तो 2 8 1 में से तोड़ा गया है, क्योंकि 2 यहाँ पर पूरे टोटल नंबर कितने 11 है, और हम लोग के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और हम लोग किस में, ये वाला जो शेल है हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं। बचा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके बाद वाले शेल में चला जाएगा, यानी शेल एम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये हो गया सोडियम का एटम, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सेम यहाँ पर फिल कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए 2 को फिल किया गया, कौन से शेल में, के शेल में। फिर उसके बाद एल शेल आता है, एल शेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, जो कि हमने फिल कर दिया। बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एम शेल में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एलिमेंट। तो व्हाट इज़ द एलिमेंट। तो देखिए, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट किसे कहा जाता है, एलिमेंट वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि खुद ही एक सिंपल फॉर्म होता है। एलिमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, कंटेन क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, जो रिस्पेक्टिवली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का, जिसमें जो किससे मिलकर बना है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन गैस किससे मिलकर बनी है, ऑक्सीजन एटम से। तो ये क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। ऐसे एलिमेंट ऐसे जो है सब्सटेंस जो क्या है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम बोलेंगे, या फिर सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो होता है वो एक ऐसे, वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो मोर देन 2 और 2 एलिमेंट से मिलके बना होता है, केमिकली कंबाइंड होता है, जिसका रेशियो फिक्स्ड होता है एंड वेट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया गया है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो होता है हमारा H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। सो यहाँ पर ये जो वाटर है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से भी मिलके बना है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से भी मिलके बना है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन होता है H एंड मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। सो इसका रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो 2:1, ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया गया है, और 1:16। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना, यहाँ पर देखिए 2:1 था, 2 हो गया 16, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1:8 के रेशियो में आ जाएगा। सो वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो टू 1:8। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है अरेंजमेंट होता है इसका हाइड्रोजन एटम में। आगे बात समझ में। तो देखिए अब आप लोग को पढ़ना है केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले जो आप लोग को स्किल फिल दिया आप लोग उसे ज़रूर करिएगा। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है एंड कौन सा कंपाउंड है। तो मैंने क्या बताया था, जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्स, एंड जो डिफरेंट काइंड से टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन N2 जो है वो दोनों क्या है, नाइट्रोजन से ही सिर्फ मिलके बना है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर मेथेन CH4 जो है वो कंपाउंड है, क्योंकि ये इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आप लोग इसे फिल कर लीजिएगा। और केमिकल सिंबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर ये आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और देखते रहिएगा SS क्लासेस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।